अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। जहां हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक के अंदर बड़े लेतो लाल से काम लेती रही बजट पेश करने के हवाले से, और तौजीज़ की ये दी गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां बजट के हवाले से बड़ी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहीं इस बजट को अवाम दोस्त कहना भी सरासर गलत है। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक जमात को भी अपने साथ मिलाने में नाकाम नजर आई। यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात थे बहुत से इशूज़ के हवाले से, उनको भी साथ मिलाने में नाकाम नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल नजर आती है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को एतमाद में ना लिया जाना यकीनन लम्हाए फिक्रिया है, और इसके ऊपर खुद पार्टी के अंदर खुलकर बात करने के अलावा अब जुबान ज़द-ए-आम भी हो चुका है कि खान साहब को गंडापुर साहब और उनकी टीम ने बजट के हवाले से एतमाद में नहीं लिया। और कुछ दिनों पहले अलीमा खान साहिबा ने इसके ऊपर खुलकर तनकीद भी की, यहाँ तक कि खान साहब को इंटेंशनली माइनस करने की बात उन्होंने की कि शायद केपी गवर्नमेंट से खान साहब को माइनस कर दिया गया है। अब ये वो रिजर्वेशंस हैं जो कि खान साहब की फैमिली की तरफ से उठाई तो जा रही हैं, लेकिन गंडापुर साहब इसका कोई खातिर खा जवाब देने में नाकाम नजर आते हैं। दूसरी तरफ केपी असेंबली की अगर बात करें, तो केपी में जो तमाम मेंबरान हैं वो बज़ाहिर तो गंडापुर साहब के तमाम महकमात के ऊपर लब्बैक कहते हैं, लेकिन लग ये रहा है कि शायद वो भी ये समझ सके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर अगर खैबर पख्तूनख्वा में है तो वो बज़ाहिर गंडापुर साहब के हवाले से ही मौजूद है, क्योंकि वो अभी तक गुड बुक्स में मौजूद हैं और मुताल्लिका हल्कों की तरफ से उनको हर हवाले से ग्रीन सिग्नल मौजूद है। लेकिन डिलीवरेंस और गवर्नेंस दोनों ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर अभी तक कोई भी प्रोडक्टिव एफर्ट नज़र नहीं आता है। पीटीआई कितना अंडर प्रेशर है खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवरेंस के हवाले से भी, और बजट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और जो मसाइल खड़े हुए, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात किस हद तक मज़ीद शदीद हो सकते हैं और क्या इनको ख़त्म करने के लिए भी कोई एफर्ट किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शेख वकास साहब, पहले तो सर फरमाइएगा कि बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर ही गंडापुर साहब ने बजट को मंजूर करवा लिया, आप क्या समझते हैं कि ये पार्टी के नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी नहीं है? और मंजूरी के बाद अब गंडापुर साहब अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि उनको खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, बात यह है कि ये फैसला जो था बजट को मंजूर करने का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी की पार्लिमानी पार्टी का फैसला था। पार्लिमानी पार्टी क्या होती है? पार्लिमानी पार्टी मुश्तमिल होती है उस सूबे के एमपीएस पे। एमपीए ही पार्लिमानी पार्टी का मेंबर हो सकता है। कैबिनेट के मेंबरान जो एमपीए होते हैं और कैबिनेट का हिस्सा बन जाते हैं, ये उनका फैसला था। खान साहब की तरफ से वाज़ेह और क्लियर डायरेक्शन थी कि मुझसे मुशावरत ज़रूरी है। पार्लिमानी पार्टी को ये बताया गया कि आपकी कोशिश के बावजूद एक ट्रैप है जिसमें वो खान साहब को मिलने नहीं दे रहे हैं और मुशावरत उन्होंने रोकी है। रोकी इस तरीके से है कि फेडरल गवर्नमेंट हो या कोई और इदारा हो, वो नहीं चाहते कि आपके लोग खान साहब से मुशावरत करें और आप इस ट्रैप का हिस्सा बन जाए। ये पार्लिमानी पार्टी को बताया गया। पार्लिमानी पार्टी क्योंकि सूबाई होती है, उसमें सेंटर का उस तरह अमल दखल नहीं होता है। उस पे फिर तमाम के तमाम केपी के एमपीएस ने एक मुश्तरका फैसला किया, और वो मुश्तरका फैसला जो है, वो ये था कि हम ऐसा फैसला करते हैं कि जिससे खान साहब की अमानत जो है वो भी इंटैक्ट रह जाए और खान साहब को इसमें तब्दीली का या इसको ख़त्म करने का पूरा पूरा इख्तियार हो। तो हम ये कंडीशनल बजट ले जाते हैं। ये पार्लिमानी केपी की पार्लिमानी पार्टी का फैसला, ये फैसला उन्होंने खड़े होके कहते हैं वोट शोट किया बड़ा। फिर उसके बाद जो है वो आ गया फैसला पॉलिटिकल कमेटी में, वहां से उस फैसले की तौसीक हो गई और ये बजट में। अब आप जहां तक नज्म व नस्क की बात कर रही हैं सना, तो नज्म व नस्क का तो जिम्मेदार इंश्योर करने के राजा साहब हैं, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, जो कि कन्वीन करते हैं और चेयर करते हैं पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स को। तो उसी मीटिंग के अंदर उनकी मौजूदगी में उस फैसले की तौसीक हुई थी। अगर वो समझते हैं कि ये कोई नज़्म व नस्क के खिलाफ बात हुई है, उनके पास पूरा इख्तियार मौजूद है। जिसने नज़्म व नस्क की पाबंदी नहीं की है, उनको चाहिए कि वो उसको दे सकते हैं, शो कॉज़ दे सकते हैं, पार्टी से निकाल सकते हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने तो मीटिंग चेयर की, ही कैन डू इट। लेकिन सर ये फरमाएगा कि आपके ख्याल में आखिर वजह क्या हो सकती है कि गंडापुर साहब को बहालत मजबूरी सही, लेकिन ये बजट मंजूर करवाना पड़ा, और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि वो खान साहब को एतमाद में लेंगे और अपना एक वफ्द भेजेंगे जो कि खान साहब को इस हवाले से ब्रीफ करेगा कि बजट में क्या कुछ मौजूद है? मशवरा करने नहीं दिया गया जी। जी नहीं मशवरा किया करने गया। नहीं दिया। जैसे एक ट्रेंड आप देखती है ना अडयाला में,
जब भी कोई अहम मामलात होने लगते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो हमारी मुलाकातें बंद कर देते हैं। मुझे तो मिले हुए खान साहब को अरसा हो गया, मुझे तो सिर्फ मैसेजेस ही आते हैं। मुलाकातें बाजी अलीमा बाजी की मुलाकात आप देखें बंद की हुई है। उनकी बहन है और बड़ा अहम हिस्सा है इस सारे इस वक्त के सिनेरियो का। नहीं उनको मिलने देते, बाकी दो बहनों को मिलने देते हैं, बाजी को नहीं मिलने देते। तो ये देखे ना, ये तो बड़ी एक तो बड़े बेहुदा किस्म का इनका ये वो है। अब क्या कह सकते हैं हम। वी आर फाइटिंग। खान साहब ने कहा कि ये जो, क्योंकि हाई कोर्ट्स के ऑर्डर भी हैं खान साहब की मुलाकात के लिए, पता आपको। एक तो राइट है ना कि मिलना है, फिर जब वो राइट नहीं दिया जाता तो उसके अगेंस्ट हमारे एमपीएस और हमारे एमएनएज और जो भी मिलना चाहता है वो हाई कोर्ट गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं, नहीं माने जेल वालों ने, उस पर कंटेम्प्ट इन्वोक की है, नहीं माना वो। तो खान साहब ने फिर हुक्म दिया, जो कि अलीमा बाजी ने हमें बताया, और जो दूसरे लोग वकला मिलने गए थे उन्होंने, मगर ऑब्वियसली अलीमा बाजी ने पब्लिकली ये बात की, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज करें। पहले चैलेंज कर लेते, पहले चैलेंज हुआ हुआ हाई कोर्टों के अंदर, तो हाई कोर्टों के ऊपर तो वो नहीं कर रहे उस पे, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाए। तो खान साहब की हिदायत के मुताबिक पार्टी के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं जी आज। शेख साहब ये भी फरमाएगा सर कि अलीमा खान साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि खान साहब को माइनस किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में किरदार अदा करने से। आप क्या समझते हैं? उन्होंने तो अरकान असम्बली को ये भी कह दिया कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफ़े देकर घर चले जाएं। एक तो ये फरमाएगा कि इतना हार्ड स्टांस वो क्यों ले रही हैं आपके ख्याल में, और दूसरा ये फरमाएगा कि क्या वो पार्टी में कोई सियासी और फ़ाल किरदार अदा करती हुई मुस्तकबिल में नज़र आ रही हैं? बड़ी बहन है, मैं तो हर दफा हर जगह कहता हूँ कि हमारे लिए तो माओ के बराबर है, बड़ी बहनें माएँ होती है जी। बात यह है कि वो एक स्ट्रगल का हिस्सा है, उन्हें जगह जगह पे रोका जाता है, उनके रास्ते रोके जाते हैं। लास्ट टाइम जब उन्होंने मुलाकात की कोशिश की तो उनको उठा के वो चक्री कहाँ छोड़ दिया। उससे पहले उनको गिरफ्तार किया गया तो उनको चंद दिन उनको जेल में भी गुजारने पड़े। फिर इस उम्र में उनको वहां अडियाला के सामने धूप पे, मतलब है नाकों में रोक के, तो वो जिस होटल में या कहीं बैठने की कोशिश करते थे, वो होटल वाले को भी जदों को, जिस अंडर कंस्ट्रक्शन प्लाजा में वो एक दो दफा जाके बैठी उसको भी तंग करना। तो फिर और फिर इस सूरत हाल में जबकि मुसलसल पिछली 3-4 दफों से बाकियों को मिलने देते हैं और सिर्फ अलीमा बाजी को रोक लेते हैं, और फिर उनका अपना एक नुक्ता नजर है उस पे, इंसान जो है बिल्कुल वो गुस्सा कर जाता है। एक बहन है, वो बहन जो है वो ये सोच रखती है। अब ये उन्होंने क्यों कहा, इसमें तो वो खुद ही ज्यादा बात कर सकती हैं, मगर मैं समझता हूँ कि बहन के जज्बात थे, जिस जज्बात के अंदर उन्होंने वो बात की, और जिस तरीके का ट्रीटमेंट ये उनके साथ कर रही है, उनका गुस्सा जो है वो नेचुरल है। और फिर वो जो उन्होंने बात की वो आपके सामने है। मगर उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने तो गुस्से में बात कर दी। कोई भी आदमी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। ये पार्टी है इमरान खान की वजह से। इस पार्टी में एमएनए एमपी खान साहब की तस्वीर के ऊपर वोट लेके आए हैं मेजोरिटी लोग जो है। खान साहब का अंदर बैठे हैं, खान साहब नाहक कैद में है। ये जो उनकी कुर्बानी है ये इस पार्टी को तकवीत देती है। न कोई करना चाहता है खान साहब को मायने, तो कर ही नहीं सकता। ये फिनोमेना ही नहीं है कि खान साहब मायने तो फिर हम किधर है। ਅਸੀਂ तो इस पार्टी के ਵਿੱਚ इमरान खान साहब की वजह तो एक गल याद रखे, मैं अपनी जात के लिए कह सकता हूँ, और मैं बाकी लोगों को जिनको जानता हूँ उनके लिए भी कह सकता हूँ, जिनको मैं नहीं जानता हूँ उनका मुझे नहीं पता। इस पार्टी में वाहिद मकसद हमारा, मेरा, इमरान खान की जात है। अगर कोई ये कहे कि इमरान खान जो है वो माइनस हो जाए तो फिर असी कितने, वैसे भी कोई नहीं है। असी ना सिर्फ इमरान खान देना, इमरान खान की जात देना। ये पार्टी इमरान खान के नजरियात का मजमुआ है और उसको आगे लेके जाने का एक वो, खान के पाकिस्तान के हकीकी ख्वाब के लिए। आप ये देखें कि ये कितनी कोशिशें की। आज वो नून लीग की भी एक मिनिस्टर इसी उसके ऊपर वो गुफ्तगू कर रही थी, खान कैन नेवर बी माइनस। अल्लाह ताला की जात बड़ी है। खान साहब इतनी कुर्बानी दे रहे हैं और ये कुर्बानियां रंग लाएंगी। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने उनका गुस्सा जायज़ भी बनता है, जिस तरीके से वो ट्रीटमेंट उनके साथ वो करते हैं, तो फिर वो एक्सपेक्टेशंस होती है। तो जब वो एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होती हैं तो फिर रिएक्शन होता है। तो ये नेचुरल है, इसमें मेरे ख्याल में
अ, वो है, मगर जो -1 वाली बात है उस पर मैं बड़ा क्लियर हूँ कि कोई भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। सर, एक वजह ये भी करार दी जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये लग रहा था कि उनके अंदर कुछ तब्दीली होने जा रही है, या हुकूमत का खात्मा हो सकता है, या उसमें कुछ तब्दीली की जा सकती है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी कोई इत्तलात मौजूद थी कि इस हुकूमत में कोई तब्दीली का इंदिया कहीं से दिया जा रहा था? आखिर वजह क्या बनी बजट में इतनी उजलत का मुजाहरा करने की? ऐसा ना, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि इस पार्टी में कोई भी तब्दीली, छोटी हो या बड़ी हो, वो इमरान खान साहब की ज़ात के अलावा कोई नहीं कर सकता। और चीफ मिनिस्टर इस वक़्त पार्टी के अंदर, अदर देन पार्टी, सबसे बड़ा ओहदा है जो इस पार्टी की वजह से किसी सूबे में हमारे पास है। इमरान खान की वजह से किसी भी सूबे में हमारे पास। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ होती है तो इमरान खान साहब कल को मैसेज दे देते हैं अपनी सिस्टर्स के थ्रू, और वो बता देती हैं, जैसे उन्होंने बाकी बात बताई है वो भी बता देती हैं। बाकी ये सारी चहमगोइयाँ होती हैं, ये प्रोपेगेंडे होते हैं, ये बकबक पूरा दिन चलती रहती है, लोग इसमें टाइम ज़ाया करते हैं। अगर इमरान खान साहब ने किसी को फारिग करना है, या किसी को तब्दील करना है, या किसी को मुकर्रर करना है, तो वही उनकी पार्टी है, वो कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने, चीफ मिनिस्टर साहब जो थे, वो सदर थे सूबे के, उन्होंने कहा जी अब सदर आज के बाद होंगे जुनैद अकबर साहब। इसमें 2 मिनट लगे उस नोटिफिकेशन के ऊपर, ऐसे हो गया। दूसरी बात, जो चीफ मिनिस्टर है, वो अपने बचपन जवानी से इमरान खान साहब के साथ, खान साहब पे एक इशारा होगा वो छोड़ देंगे। ये कौन सी बात है? तो ये सारे चहम गुइयां हैं, ये नॉन सीरियस जियां गल्ला ने, एवं फजूल गल्ला ने। खान ने जिसको तब्दील करना है खान कर सकता है, भाई ये उसका इख्तियार है। खान के अलावा किसी का इख्तियार नहीं। ये, अगर ऐसी बात होती तो वो अपनी सिस्टर्स के थ्रू ये मैसेजेस भेज देते, सलमान खान राजा को कह देते, या और किसी को कह देते, तो लोग सबसे, आजकल तो ज्यादा कहेंगे मुलाकात में इधर ही, ज्यादा क्रेडिबल सोर्स जो है वो, जो बाजी, औरीन बाजी, उजमा बाजी जा रही है, क्योंकि हलीमा बाजी को तो अगले मिलने नहीं देते हैं। होता तो सामने आ जाता। सर, थोड़ा विफाक के बारे में फरमाएगा कि पीटीआई विफाकी बजट के हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है? बज़ाहिर तो बड़ा महदूद वक्त है इस बजट के पास होने में, लेकिन अपोजिशन उतनी इफेक्टिव नज़र नहीं आ रही है। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, रोक दिया था कि 2 हफ्ते तक किसी किस्म की कोई एहतजाजी एक्टिविटी नहीं हो। तो उन 2 हफ्तों के अंदर तो कुछ नहीं होगा। उन दो, और तब तक ये अपनी परफॉर्मेंस जो है, जो भी एहतजाज मज़ाहमत जो है, वो ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे ही करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट अगर कोई बात हुई तो वो खान साहब की, जिनके थ्रू ये मैसेज आया है कि 2 हफ्ते के लिए, और दूसरा मैकेनिज्म भी पार्टी के साथ शेयर कर लिया होगा, वो राजा साहब बता देंगे, सलमान का राजा साहब, तो शुरू हो जाएगा। वो तो हॉल्ट किया गया, इट वाज नॉट इन स्टार्ट, इट वाज हॉल्टेड। मतलब वो आखिरी एहतजाज उस दिन जो था, जिस दिन ये हुक्मनामा आया जी खान साहब का, तो वो था हम उस दिन भी, जो पीटीआई का किसान विंग है, पंजाब के हर जिले के अंदर उन्होंने वो जो है एहतजाज किया, गंदम के जो है वो बोरियां वो नहरों में फेंकी एहतजाज करते हुए, कहीं किसी ने आग लगाई, किसी ने जानवरों को डाली। दैट वाज द, उसके बाद हमने वो भी रोक दिया कि बस ये आज ही डिलीवर हो गया मैसेज, किसान विंग का एहतजाज आप अभी रोकें, किसान 2 हफ्ते बाद वो करेंगे। और आप देखिए किसानों के साथ भी क्या जुल्म किया उन्होंने, जालिम लोग, जालिम। सर, आखिर में बताइएगा कि आपके ख्याल में पीटीआई की तरफ से एक अपोजिशन की एक तहरीक चलाने की भी बात हो रही थी, और उस पर बारहा गुफ्तगू भी हो चुकी है, लेकिन आप समझते हैं कि ये मुनासिब मौका है तहरीक चलाने का? और अगर ये बजट अवाम दोस्त नहीं है, तो क्या इस बजट के इशू के ऊपर ही तमाम लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है एहतजाज के नाम पे? ये तो किसान कुश, गरीब दुश्मन, नजस किस्म का, ये नहुसत का एक नमूना था ये डॉक्यूमेंट। इक्तसादी फांसी गाठ है ये जो बजट का डॉक्यूमेंट है। मईशत पे कातलाना हमला है ये जो बजट है। ऐसे ऐसे इख्तियारात टैक्स के इदारों को दे दिए गए हैं जो पुलिस के एसएचओ और थानेदारों के पास भी नहीं है। उनको भी शक के साथ कोई कंक्रीट एविडेंस चाहिए होती है किसी पे हाथ डालने के लिए। तो इन्होंने तो, क्योंकि ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है, तो ये बजट ही अगली, देखें खान साहब की रिहाई तो है ही है ना, वो तो दैट इज एजेंडा नंबर 1 है। हम पहले बता दें, चाहे जितनी मर्जी बड़ी इमरजेंसी होगी, एजेंडा नंबर 1 भी खान साहब की रिहाई के हवाले से है। सजाएं हो रही हैं। अब आपको देखें, वो खान साहब के केसेस की जमानतें जो है, वो कोई सबूत नहीं आए, कोई चीज डिस्कस नहीं हुई, कोई वो प्रोसिक्यूटर कुछ भी नहीं कर सका, तो जमानत कैंसिल हो गई हैं। तुम देखो, अब ये चीजें तो हमारे एजेंडे पे है ही हैं, मगर इसके अंदर ये बजट से गरीबों की, किसानों की और आवाम की जो हालत हुई है, दैट वुड बी अ ड्राइविंग फोर्स।
towards the next protest. बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात। एक वक्त से वक्फे के बाद कुछ दीगर स्टोरीज के हवाले से तफसीली बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां मुल्की सियासी इशूज़ का जिक्र कर रहे हैं, वहीं ईरान और इसराइल की जो जंग है उसके ऊपर बात करनी भी बड़ी ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि बड़े दिनों से जो कोशिशें की जा रही थी फायरबंदी के हवाले से, बज़ाहिर उसमें किसी हद तक अब पेशरफ्त होती नज़र आई है। जो कुछ घंटों पहले तक की सूरत हाल थी उसमें भी बेहतरी के आसार नमूदार हुए। खुद अमरीकी सदर ट्रंप जो कि एक सेशन के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने खुलकर ईरान के हवाले से बात की और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जो आखिरी चंद दिन थे इस जंग के उसमें इसराइल की बहुत पिटाई हुई है और यकीनन ईरान को जिस तरीके का भी जवाब दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें अमेरिका ने भी इंटरवीन किया था, उसके बाद अब बज़ाहिर ये लगता है कि ईरान अब दोबारा से जो एटमी तनसीबात और ईरानी जो इस हवाले से स्पेकुलेशंस की जा रही थी कि ईरान ऐसे एटमी तनसीबात के ऊपर काम कर रहा है, वो कम अज़ कम उसके ऊपर अब कुछ अरसे तक काम करने की कोशिश नहीं कर सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है और ईरान ने इस जंग के बाद अपनी कामयाबी के दावे किए हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, दोनों तरफ से फतह के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है ये वही शख्सियात या वही लोग बता सकते हैं जो कि इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम तफसीली बात करते हैं और जानते हैं कि आया एक्चुअल सिनेरियो क्या रहा। हमारे से ही मुकामी सहाफ़ी मौजूद हैं जॉन हुसैन साहब, उनसे कुछ मज़ीद तफसील जानते हैं। जॉन साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आप बड़े क्रूशल टाइम में हमें इस वक्त प्रोग्राम में इस हवाले से अपडेट करेंगे। सर पहले तो फरमाइएगा कि अब दोनों तरफ से ईरान और इसराइल की तरफ से जंगबंदी का ऐलान तो हो चुका है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ईरान की सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप ख़ुद तेहरान में हैं। और दूसरा ये फरमाइएगा कि ये जो दोनों तरफ से फतह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप साहब ये भी फरमा रहे हैं कि ईरान ने बड़ी सख्त पिटाई लगाई है, खासकर आखिरी दिनों में इसराइल की। क्या इसको ही समझा जाए एक वजह कि फायरबंदी इसी वजह से इसराइल की तरफ से की गई है? जी, जब ईरान ने अटैक किया बेस के ऊपर कतर में, तो उसके बाद ही लोग बाहर आ गए थे सेलिब्रेशंस के अंदर और सेलिब्रेट कर रहे थे। और सीज़ फायर के बाद भी हमें नज़र आया मनाजिर हमारे सामने कि किस तरीके से लोग बाहर आए और सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंने ऑन ग्राउंड खुद भी देखा, मैंने पोस्ट भी किया अपने सोशल मीडिया पे। एट द सेम टाइम यहाँ पे ऑफिशियल्स भी कॉन्फिडेंट हैं, लोग भी कॉन्फिडेंट हैं कि ईरान ये जंग जीत चुका है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए। इसकी क्या दलील है, क्या मैं बायस हो रहा हूँ? इसके लिए ABC न्यूज़ का आप देख लें, इसराइली ऑफिशियल्स ने खुद कहा है कि फॉर्दो के ऊपर जो स्ट्राइक था वो दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। एंड एट द सेम टाइम सेंटकॉम की भी असेसमेंट की गई है कि सेंट्रीफ्यूजेस जो है मोस्टली इंटैक्ट हैं और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ जो इनरिच्ड स्टॉक पाइल है ईरान का, वो भी ईरान के पास ही है। एंड इट इज़ जस्ट बिन अकॉर्डिंग टू देयर एस्टिमेशंस इट हैज़ बिन सेट बैक बाय 1 or 2 months। तो सेंटकॉम की अपनी असेसमेंट है, CNN की अपनी रिपोर्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इन सब की रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ें तो ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो पूरे नहीं हुए। ना गवर्नमेंट की जो टॉपलिंग है ना वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ रिजीम चेंज का जो कह रहे थे, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप करने का जो मकसद था वो पूरा हुआ। दूसरा ये कि ईरान के हवाले से ट्रंप साहब का बयान भी चेंज होता हुआ नज़र आया है। वॉर मॉन्गरर से पीस मेकर की तरफ उनका रोल जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज क्यों नहीं हो सकती और अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। तो ये चीज़ें ही टुक अ फुट बैक एंड ही वाज मोर अनहैप्पी विद इजराइल एट द एंड ऑफ द डे। और उन्होंने खुद कहा कि ईरान ने आखिर में बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। इन स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि ईरान ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है और इंडियन मीडिया भी यही कह रहा है। जो लोगों के हवाले से रिस्पांस है दोनों सिचुएशंस पे आप वो खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे लोग शेल्टर्स में रहे हैं 12 दिन तक, यहाँ पे लोग बाहर घूम रहे हैं, इजीली आराम से घूम रहे हैं। इजराइल के अंदर सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं गवर्नमेंट के लिए, जबकि यहाँ पे अब लोग ना सिर्फ सेलिब्रेशंस कर रहे थे बल्कि अब पीरियड ऑफ आई वुड से यहाँ पे जनरल्स के लिए जो है वो जो इनकी तदफीन है और जो इनकी फ्यूनरल्स हैं उन पे भी लोग लाखों की तादाद में रेडी हो गए हैं जाने के लिए। सो आई वुड से द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पब्लिक हैव बिन टोटली डिफरेंट, द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ऑफिशियल्स हैव बिन टोटली डिफरेंट। और ग्राउंड रियलिटीज़ यही बता रही हैं कि ईरान हैज़ वन द वॉर एंड इसराइल हैज़ नॉट अचीव्ड द डिज़ायर्ड गोल्स दैट इट हैड। और डैमेज असेसमेंट इसराइल में कितनी है वो ऑफिशियली भी उन्होंने बताया, लेकिन अनऑफिशियली कितना हुआ वी डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि सेंसरशिप बहुत ज़्यादा थी। जर्मन न्यूज़ मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था वहाँ पे कि जर्मन मीडिया वाज नॉट अलाउड टू फिल्म मिलिट्री जो डैमेज हुआ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। तो आई वुड से आप खुद भी अपना असेसमेंट देख सकती हैं। यहाँ ऑन ग्राउंड तो ईरान के अंदर कोई लोकल ज़राए के मुताबिक रेडिएशन लीक नहीं हुई, स्टॉक पाइल भी मूव हो गया और एट द सेम टाइम कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूरे नहीं हुए दोनों कंट्रीज़ के। जॉन साहब ये फरमाएगा कि सर इसराइल के हमलों में जो शहीद होने वाले ईरानी जनरल्स के दावे किए जा रहे थे इसराइल की तरफ से, अब वो एक एक करके सामने आ रहे हैं, जिससे बज़ाहिर लग रहा है
कि इसराइल गलत बयानी से काम ले रहा था। दूसरी तरफ ईरान में हमने देखा है कि तकरीबन 700 से ज़्यादा के करीब लोग हैं जिनको जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा रहा है और कुछ को सज़ाएं भी फौरी तौर पर दी जा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसे में ये जो पूरा नेटवर्क था जासूसी का, अब ये ख़त्म करने के लिए ईरान एक भरपूर एफर्ट करेगा? क्योंकि इसमें इंडिया के जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व अब होते हुए नज़र आ रहे हैं और खुलकर ये बात भी सामने आ चुकी है। आपके ख्याल में ये कितना प्रोडक्टिव हो सकेगा पाकिस्तान के अगर पैराए में सोचा जाए तो? जी, बिल्कुल नज़र तो यही आ रहा है कि फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन थी इसराइल की तरफ से, और वहाँ पे सेंसरशिप तो है ही। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ओपन है। CNN भी यहाँ से रिपोर्ट करता रहता है, BBC भी करता रहता है, आपने देख लिया। इसराइल ऑन द अदर हैंड डज़ नॉट अलाउ एनी ईरानी फ्रेंडली कंट्रीज़ टू रिकॉर्ड थिंग्स और टू रिपोर्ट थिंग्स। तो बिल्कुल यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। जनरल्स की रिपोर्टिंग भी हो रही थी। बहरहाल अभी उन्होंने अपनी तरफ से भी, ईरानी ऑफिशियल्स भी सामने आए, जनरल्स भी सामने आए, तो बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, ऐसे ही नज़र आ रहा है। दूसरा जो स्पाई नेटवर्क की बात आपने की, और जो मुझे पता चल सका है वो ये पता चल सका है कि अफ़गान नेशनैलिटी के लोग, यूक्रेनियन नेशनैलिटी के लोग और यूरोपियन नेशनैलिटी के लोग पकड़े गए हैं यहाँ पे, अलॉन्ग विद द लोकल ईरानीज़ ऑफ कोर्स, मोसाद नेटवर्क में। देखें, इंडियंस का आई डोंट नो कि क्या ऑफिशियली क्या बयान आया इंडियंस के ऊपर, बट ऑब्वियसली दीज थिंग्स कैन नॉट हैपन विदाउट इंडियन इंटरफेरेंस, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अफ़गानी नेशनल्स हु हैव कम हियर इलीगली। तो मुझे तो, मेरा अपना पर्सनल राय ये है कि बिल्कुल इंडिया का कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है इस पर, बिल्कुल सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि इंडिया के पास एक्सेस है और इसराइल के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है अफ़गानीज़ की तरफ। पाकिस्तान का जो रोल रहा है दैट इज़ बीइंग व्यूड एज ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव व्यू रहा है ईरानियों का, बोथ पब्लिक एंड द ऑफिशियल्स एज वेल। वो आपने खुद भी देख लिया है, मुख्तलिफ मकामात पे पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान को थैंक किया गया। और पाकिस्तान, आई वुड से, ईरानी अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की शुक्रगुजार भी है। मुझे भी लोग पर्सनली जब पता चलता है उनको कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे भी लोग थैंक यू कहते हैं कि यार थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो जो स्पिरिट है वो बिल्कुल दोनों कंट्रीज़ का जॉइंट है। एंड इंडिया का जहाँ तक बात आती है, भले जो भी कह सकते हैं कि पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया स्पाई नेटवर्क्स में इंडियंस को, एक बात तो क्लियर है कि आराश 1 और आराश 2 ड्रोन्स जो जा रहे थे यहाँ से ईरान की तरफ से आखिरी कुछ वेव्स में, तो उनको कोई एरो 3 या डेविड स्लिंग या आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर रहा था। उनको जो सिस्टम इंटरसेप्ट कर रहा था वो कर रहा था बाराक 8। बाराक 8 इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ इसराइल एंड इंडिया। तो उस जो बाराक 8 बिल्कुल ऑफिशियली भी अब मोसाद और आई वुड से रॉ और इंडिया और इसराइल बिल्कुल ऑफिशियली भी इस वॉर के अंदर बिल्कुल सामने आए हैं एक साथ एज एलाइज। सर, ये फरमाएगा कि ईरान की हुकूमत की तरफ से जो IAEA से ताउन करने का एक सिस्टम मौजूद था वो भी अब मुअत्तल कर दिया गया है। उनकी पार्लियामेंट ने उस बिल की सूरत में उसको मनसूख कर दिया है। आप समझते हैं कि अब इसके नतीजे में मजीद कुछ सैंक्शंस होंगी जो ईरान के ऊपर आयद हो सकती हैं? जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि मजीद सैंक्शंस आयद हो सकती हैं, बट सवाल ये है कि आखिर कितनी सैंक्शंस, कौन सी सैंक्शंस? ईरान ऑलरेडी सैंक्शंस के अंदर दबा हुआ है, ऑलरेडी इतने रेवोल्यूशन के बाद से सैंक्शंस में ही है। सो आई वुडंट से कि यहाँ पे कोई परेशानी है लोगों को इस हवाले से कि और सैंक्शंस लग जाएंगी। देखें, टूथपिक से लेकर रॉकेट तक ईरान अपनी जो है वो सारी चीज़ें खुद ही प्रोड्यूस करता है एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय सैंक्शंस टू दैट एक्सटेंट। ऑफ कोर्स सैंक्शंस पे इफेक्ट तो होता है, एयर पार्ट्स, आप एयरक्राफ्ट के लिए पार्ट्स नहीं मंगवा सकते, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती, ऑयल आप जो है वो सही से बेच नहीं सकते, लेकिन एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है सैंक्शंस का। अगर हो भी तो भी ईरानियों का कहना ये है कि देखें, हम लोगों ने भरोसा करके देख लिया है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर भरोसा करके देखा, IAEA के ऊपर भरोसा करके देखा, IAEA को इंस्पेक्टर्स को अलाउ किया आने के लिए, IAEA ने खुद भी बयान दिए कि ईरान जो है वो कंप्लाई कर रहा है। येट यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रंप साहब ने अपनी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया, IAEA की रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया, बोला ये सब फेक है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ ईरान की नज़र में टू कंप्लाई विद द IAEA इंस्पेक्टर्स एंड टू फॉलो और टू बी अ पार्ट ऑफ द NPT, जबकि इसराइल ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहा, अपना एक कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम, कोवर्ट तो नहीं कहूँगा, अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम होने के बावजूद। सो ईरान का आई थिंक जो मैंने असेस किया है, जो यहाँ पे फीलिंग्स हैं ऑफिशियल लेवल पे और लोगों के लेवल पे दोनों पे, वो ये है कि द IAEA एंड NPT हैव फेल्ड देम एंड इंटरनेशनल ऑर्डर हैज़ फेल्ड देम, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये सिर्फ ताकतवर के लिए ही, जहाँ पे उनको अग्रेशन करनी होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ की और वजाहत कीजिएगा कि आपके ख्याल में जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी लम्हे के ऊपर ईरान ने दोबारा यूरेनियम अफजोदगी का अमल शुरू किया
तो फिर हम उन पर दोबारा हमला कर देंगे। आप समझते हैं कि जब एक तरफ खुद IAEA मौके पर ये कह चुका है कि ऐसी किसी भी चीज़ के शवाहिद जो हैं या सबूत नहीं मिले हैं ऑन ग्राउंड, तो फिर आपके ख्याल में बार बार हमला करने की धमकी देने की वजह क्या हो सकती है? जो अल्टीमेट गोल है यूनाइटेड स्टेट्स का और इजराइल का, जो परसीव किया जाता है ईरान से भी, वो ये किया जाता है कि द गोल इज़ टू टॉपल द ईरानियन गवर्नमेंट। जो यहाँ का निज़ाम है, विलायत फ़की का निज़ाम या जो सुप्रीम लीडर का निज़ाम है, उसको ख़त्म करना। यहाँ पे जो दोबारा बोला जा रहा है कि दोबारा अटैक हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन तो ना ही US की अपनी असेसमेंट्स कहती हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ना ही IAEA कहती है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ टू बी केप्ट असाइड, इट इज़ ऑल ऑफ फियास्को। तो रजीम चेंज का जो गोल है, आई वुड से, क्योंकि वो पहली दफ़ा फेल हो गया, तो अभी भी कोशिश की जा रही है, आई वुड से, कि उसको किसी तरीके से ज़िंदा रखा जाए या उसको किसी तरीके से जो है वो अचीव किया जाए इन द लॉन्ग रन, आई फील। और आई थिंक इसीलिए एक फेस सेविंग भी कर रहे हैं कि चलो जी, आपने अगर किया तो हम दोबारा करेंगे। तो ठीक है, दैट आई मीन ओनली टाइम विल टेल इफ दे वुड स्ट्राइक ईरान अगेन। बट जो मुझे यहाँ से पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि लोगों ने, बाकायदा इंटरनेशनल प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी ईरान से कि प्लीज़ आप जो है वो अपने हमले रोक दें। और कहा यही जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, आपके भी सामने है, रिपोर्ट सामने है, कि अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ कतरी अमीर को कहें कि वो किसी तरीके से मीडिएट करें, किसी तरीके से सीज़ फायर पे आएँ, बिकॉज ईरान वॉज नॉट स्टॉपिंग। सो और 4 बजे वाला जो ट्वीट का इंसिडेंट है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं। बट द मैसेज इज़ क्लियर फ्रॉम ईरान एज वेल कि अगर ट्रम्प साहब दोबारा अटैक करते हैं तो दोबारा ईरान अटैक करेगा और दोबारा ईरान रिटेलिएट करेगा। सो लेट्स सी वेयर द सिचुएशन टेक्स अस। इट कैन नॉट बी ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट्स को हम लोग फिजिकल फॉर्म में या अपने इसकी विजिबल फॉर्म में तो ले सकते हैं, लेकिन इसके सब्सटेंस में कितनी सच्चाई है, ओनली टाइम विल टेल। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, जो कि ईरान से हमारे साथ मुकामी सहाफ़ी मौजूद थे। यकीनन एक बड़ा क्रूशल वक्त है इस कौम के लिए, जो कि पिछले 10-12 दिनों में बड़े महदूद वसाइल के साथ एक बड़ी पावर के साथ लड़ती हुई नजर आई। एक ऐसी पावर जिसको एक सुपर पावर यानी कि अमेरिका की मुकम्मल हिमायत, मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। अब आया देखना होगा कि इस हवाले से किस हद तक आगे आने वाले कुछ वक्त में मज़ीद तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। एक मुख्तसर वक्फे के बाद रुख करेंगे एक मरतबा फिर मुकामी सियासत का और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो होने वाली कंट्रोवर्सी है, ख़ास तौर पर मुमकिन हुकूमत की तब्दीली के हवाले से उसमें कितनी सदाकत है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से प्रोग्राम के शुरू में भी जिक्र किया कि जहां PTI की गवर्नमेंट को बज़ाहिर ये थ्रेट महसूस होता है कि शायद उनके हवाले से कोई ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि उस हुकूमत का खात्मा कर दिया जाए, वहीं इन तमाम तर इत्तलात को रद्द करने वाले भी बहुत से लोग मौजूद हैं। लोगों की ये राय है कि इस वक्त गंडापुर साहब जितने मजबूत CM खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर काम कर रहे हैं, शायद माजी में इसकी कम मिसालें ही मिलती है। इवन परवेज़ खटक साहब भी शायद एक दौर में इतने मजबूत वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज नहीं रहे थे, और फिर उसके बाद महमूद खान साहब को भी एक ख़ास ग्रुप की जो हिमायत है वो हासिल थी। अब देखना होगा कि आया गंडापुर साहब जो खान साहब से मुलाकात के ख्वाहां तो हैं, लेकिन उसके बावजूद अब किस तरीके से उस इशू को कवर अप करेंगे कि उन्होंने बजट मंजूर करवा लिया और उसके लिए बड़ा महदूद वक्त उनके पास मौजूद था, लेकिन खुलकर जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, ये एक ऐसा मौका था बजट का जिसमें ये एक मरतबा फिर सामने आ गए हैं। इनको किस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के सामने भी और ख़ुद खान साहब के सामने भी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, ये गंडापुर साहब के लिए एक इम्तिहान हो सकता है। लेकिन KP में एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम के सेगुद हैं, खुद पेशावर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और वहाँ पर फील्ड वर्क भी खासा कर चुके हैं। आरिफ यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे। आरिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ यूसुफजई साहब, ये फरमाइएगा सर कि ये बजट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के बड़ा एक तरीके से मुश्किल पेश आ रही है KP गवर्नमेंट को। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो बजट मंजूर हो रहा है, खान साहब की उसमें कोई इनपुट नहीं है। असल आपके ख्याल में क्या वजह है कि गंडापुर साहब कंसेंट क्यों नहीं ले सके खान साहब की? आज वो कोर्ट पहुंच गए हैं कि जी मुझे खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा और पूरा वफ्द जो है वो बजट के ऊपर उनको एतमाद में लेना चाहता है। देखिए, जिस तरह है कि जो पख्तूनख्वा के बजट की कंट्रोवर्सी है, इसको किसी और ने पैदा नहीं किया, इसको ना मीडिया ने पैदा किया है। अब हमारे ऊपर, साथियों के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिश की, अपोजिशन के साथ मिले हुए थे। ना इस कंट्रोवर्सी को पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन ने ट्रिगर किया है। ये बुनियादी तौर पर जो भी कंट्रोवर्सी बनी, तहरीक इंसाफ की अपनी तरफ से, अली अमीन गंडापुर की तरफ से बनी। जब बजट पेश करने का मौका आया तो आप लोगों ने देखा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम लोग बजट असेंबली में पेश नहीं करेंगे। अभी मंजूर होने की बात नहीं थी, पेश होने की बात थी, और कहा कि
जब तक मैं बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करता, इमरान खान से मेरी मुलाकात नहीं होती और उनका विजन मैं इस बजट में इनकॉर्पोरेट नहीं करता, शामिल नहीं करता, जो उनकी जो मर्जी है उसके मुताबिक हम लोग ये बजट बनाते नहीं है, तो हम लोगों ने इसको पेश नहीं करना। फिर हम लोगों ने 2 दिन बाद देखा, ऑल ऑफ सडन इन्होंने बजट तो पेश कर लिया। जब बजट पेश कर लिया और बजट पर 3 दिन जो आइन के मुताबिक डिबेट होती है, तो तीसरे दिन पर इन्होंने कहा कि अब हम बजट मंजूर नहीं करेंगे, इमरान खान से मुलाकात होगी तो हम लोग बजट मंजूर करेंगे। और चौथे दिन जिस दिन कट मोशंस का दिन आया, तो इन्होंने कट मोशन ड्रॉप कर लिए, असम्बली इजलास भी मुलतवी कर लिया। पीर के रोज जब इन्होंने असम्बली इजलास मुलतवी इजलास जब तलब किया, तो ये भी सबकी हैरानी के लिए कि इन्होंने कहा कि आज हम लोगों ने बजट पेश करना, मंजूर करना है। और उससे पहले इनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई और साथ में इनकी जो सियासी पार्टी है जिसमें मरकजी रहनुमा थे वो भी आए थे, इन सब की मुलाकात हो गई। हमें बताया गया कि उन दोनों मीटिंग्स में तय पाया कि एक हुकूमत के खिलाफ एक साजिश हो रही है, तो इसलिए आज हमने बजट मंजूर करना है। और फिर इन्होंने कट मोशंस भी नहीं लिया, अपोजिशन के कट मोशंस तक नहीं लिए और बजट मंजूर कर लिया। तो ये जितनी कंट्रोवर्सी बिल्डअप हो गई थी, ये तो तहरीक इंसाफ ने खुद की थी। हाँ, अब इसमें ऐसा क्या हुआ है कि जो बजट जिसके पास होने में अभी भी इनके पास 6-7 दिन का टाइम था, इन्होंने इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं की? अब ये सवाल अली अमीन से बनता है कि पहले आप लोगों ने कहा इमरान खान की मंजूरी के बगैर बजट पेश नहीं होगा, पेश हो गया। फिर कहा मंजूर नहीं होगा, मंजूर भी हो गया। तो अब आप बताएं, अली अमीन गंडापुर, सूबाई हुकूमत, इनकी तमाम मरकजी कायदीन सब हमें जवाब दें कि आप लोग जब बारहा ये कह रहे थे कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो हम बजट मंजूर करेंगे, तो ये इतनी जल्दबाजी की फिर क्या जरूरत थी? अभी भी इनके पास आइन के मुताबिक 4-5-6 रोज मौजूद हैं, 30 जून तक इन्होंने बजट को मंजूर करना था। तो ये जितनी कंट्रोवर्सी थी विद इन पीटीआई पैदा हो गई है और विद इन द पीटीआई इसने प्रिवेल किया है, मीडिया के ऊपर भी और हमारी असम्बली के ऊपर भी। अच्छा आरिफ, ये बताइएगा, आप अभी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को लग रहा था हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, आपके ख्याल में वाकई क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कोई ख़तरा है? गंडापुर साहब को तब्दील करने की बातें तो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन लगता यह है कि उनकी लॉबिंग इतनी मजबूत है कि उनको हटाना भी आसान नहीं होगा पीटीआई के लिए। फिर ये जो अलीमा खान साहबा खुलकर तनकीद कर रही हैं उनके ऊपर कि जी खान साहब को इन्होंने माइनस कर दिया है, तो आपके ख्याल में ये पीटीआई के आदमी है या कहीं और के आदमी है? देखिए, एक तो अली अमीन अंटिल दिस मोमेंट, आज के इस लम्हे तक अली अमीन इज अ गुड बॉय, और गुड बॉय हो तो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीकें या उनकी हुकूमत को चलता नहीं किया जाता, वो हुकूमत दवाम पकड़ती है। तो अभी तक तो पख्तूनख्वा में ऐसे कोई आसार नहीं है कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। साजिश करेगा भी तो कौन करेगा? 30 MPs से अपोजिशन ने क्या साजिश करनी है? तकरीबन कोई 90+ तो इनके MPs है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है इनके पास। तो वो जो 2/3 अक्सरियत है उससे भी बहुत ज्यादा इनके पास अक्सरियत है। तो साजिश करेगा तो कौन करेगा? हाँ, अगर कोई साजिश पीटीआई के अंदर से हो रही है तो वो एक दूसरे के खिलाफ हो रही है। पख्तूनख्वा में पीटीआई 2-3 धड़ों में, ग्रुप्स में तकसीम है, और बिलखुसूस वो लोग जो इस वक्त सूबाई काबीना का हिस्सा हैं, वजीर हैं, वो तो सारे के सारे अली अमीन के साथ हैंड इन ग्लो है, बल्कि अली अमीन एंड को उनको कहा जाता है कि ये सारे के सारे एक ही पेज के ऊपर है। जो अरकान असम्बली है, MPs हैं, वो अब अपनी इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से भी नाला है, अली अमीन गंडापुर के तर्ज अमल से भी नाला है। और अली अमीन गंडापुर जो सुबह शाम कभी कस्में उठाता है, कभी कुरान उठाता है, कभी अल्लाह के गज़ाब को दावत देता है कि अल्लाह का गज़ाब नाजिल हो, जो कि पार्टी को धोखा दे, जो कि इमरान खान को धोखा दे। तो मतलब बात कसमों, कुरान और अल्लाह पाक से गज़ाब की तलबी तक आ गई है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक लावा पक रहा है कि अब ये हुकूमत, इसको जाना चाहिए, अली अमीन गंडापुर को भी जाना चाहिए। लेकिन ये भी पार्टी के अंदर बहुत दबी आवाजें हैं, अभी तक ये सरफेस नहीं हो रहे, इसलिए कि हुकूमत तो स्टेबल है, अपोजिशन तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इनके खिलाफ कोई साजिश करे। तो जो भी ये बातें चल रही हैं, पीटीआई की विदन चल रही हैं। अब जहां तक अलीमा खान का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर हम ये देख रहे हैं, उनकी बात 100% ठीक है, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं कि पख्तूनख्वा से इमरान खान को माइनस कर दिया गया है। ये अभी सिर्फ बजट नहीं है, हम तवातुर के साथ इस हुकूमत की गुज़िश्ता 1.5 साल की जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें नजर आ रहा है कि इमरान खान माइनस है, इमरान खान की सोच माइनस है। यहां पर करप्शन, वाइड स्प्रेड करप्शन हो रही है। ये नई करप्शन कोई पहली दफा हो रही है, माजी की हुकूमतों में भी थी, लेकिन यहां पर अब करप्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, बेड गवर्नेंस के यहां पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो इमरान खान को तो पीटीआई पख्तूनख्वा ने यकीनी तौर पर माइनस कर लिया है, और बिलखुसूस इस बजट में
जो उनकी ख्वाहिश थी कि उनके कुछ इकदामात हैं या उनके पास कोई मंसूबे हैं जिनको इस बजट में इनकारपोरेट होना चाहिए, वो जी। भी अली अमीन गंडापुर ने वक्त से पहले बजट पास करके इमरान खान की उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो जाहिर बात है कि अली खान ने तो यही कहना था कि पख्तूनख्वा से तो इमरान खान माइनस ही हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तारिफ यूसुफ सही पेशावर से मौजूद थे और ग्राउंड रियलिटी बज़ाहिर बड़ी मुख्तलिफ नजर आती है उन तमाम दावों के बावजूद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट कर रही है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद जहां अपोजिशन के हवाले से बड़ी स्पेकुलेशंस हैं केपी में, वहीं विफाक के अंदर मौजूद हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सर फहरिस्त है, उनकी रिजर्वेशंस किस हद तक एड्रेस हो सकी हैं पिछले तमाम महीनों में, इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने प्रोग्राम में जिक्र किया कि वफाकी हुकूमत का जो बजट है ऑब्वियसली एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन जहां हम देख रहे हैं कि हुकूमत की अवलीन इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तमाम तरह रिजर्वेशंस को एड्रेस तो करती आई है, लेकिन बज़ाहिर हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई है कि उन रिजर्वेशंस को दूर किया जा सके। वहीं दूसरी इत्तेहादी जमातें जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी सर फहरिस्त है, उनकी इस वक्त की रिजर्वेशंस तो अपनी जगह, लेकिन जब से हुकूमत में शामिल हुए हैं उस वक्त से बहुत से कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर बारहा MQM ने अपना अवलीन मौक़िफ़ रखा है, लेकिन आखिर वजह क्या है कि वो एड्रेस नहीं हो पाए। कई बार वादे हुए, कई बार वफा नहीं हो सके, लेकिन मुतादिद विजिट्स के बावजूद भी खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हो या फिर उनकी टीम हो, बहुत सी चीज़ों के ऊपर खुलकर काम नहीं कर सकें। क्या इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार है जो कि सिंध में है, या फिर इसकी बुनियादी वजह यह है कि प्रायोरिटी में सिंध और ख़ास तौर पर कराची नहीं आता ही? वो तमाम इशूज़ हैं जिसको MQM को इस सेशन में एड्रेस करने की ज़रूरत है। किस हद तक उसके साथ इंसाफ कर सकी है जमात, इस पर तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा अरशद वोरा साहब, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। वोरा साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आपसे इससे पहले भी प्रोग्राम्स में कई मरतबा हम जिक्र करते आए हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि MQM ने हमेशा से बात की है कि आप रिसोर्सेज वाइज कराची को और उन तमाम आबादियों को जहाँ पर एक बड़ा तबका MQM का वोटर है उनको फैसिलिटेट करें मंसूबों की शक्ल में, लेकिन वो नहीं हो पाता। इस मरतबा बजट में आपको लगता है कि आपके जो इशूज़ थे वो एड्रेस कर सकी है हुकूमत? थैंक यू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है कौमी मूवमेंट को अपना पॉइंट ऑफ व्यू विद रेफरेंस टू कराची और बजट के हवाले से आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने का मौका दिया। देखिए, आई डोंट नो समहाउ कराची के साथ ज़्यादती दर ज़्यादती होती चली आ रही है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बजट बुक पेश की जा रही थी, उस बजट बुक में, उस फाइनेंस बिल में 67% कराची देता है। उस पूरी बजट बुक का जो आज आपका कंट्रीब्यूट कर रहा जो है। आपका पिछले साल का 12.1 ट्रिलियन था, फिर उसको 1.1 कर दिया, सॉरी 11.1 ट्रिलियन हो गया, 1.1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल आया। उस रिवाइज्ड जो आपका रेवेन्यू आया नेशनल एक्सचेकर को, उसमें 67% कराची ने दिया, 33% पूरे पाकिस्तान ने दिया। कराची इस करंट बजट की बात करें जी। उसके बाद आपका जो एक्सपोर्ट है पूरे पाकिस्तान का 54% कराची कर रहा है और 46% पूरा पाकिस्तान कर रहा है। यानी कि आप ये समझ लें कि कराची जो है, अगर कराची नहीं है तो ना आपकी ये बजट बुक है, ना आपका फाइनेंस है, ना आप किसी भी शोबे के जो है बजट में जो रकमें मुख्तस की हैं आपने, वो आप करने के काबिल नहीं हो। बिल्कुल ठीक। माइनस कराची, सिंपल एज दैट कि आपके जो कंट्रीब्यूशन टू GDP है, वो कंट्रीब्यूशन टू GDP पंजाब की 55% है और सिंध की 5% है, एक्सक्लूडिंग कराची। 15% आपकी जो है वो है बलूचिस्तान और KPK एंड गिलगित बल्तिस्तान फाटा वगैरह। 25% कराची सिर्फ GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 55% पंजाब कर रहा है और 25% GDP का कराची कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब कि पंजाब की पॉपुलेशन अगर 12 करोड़ है, 13.25 करोड़ है, तो कराची की पॉपुलेशन 4.5 करोड़ से कम नहीं बनती अगर आप इस मवाजना करें तो। बिल्कुल ठीक तरीके से मवाजना करें। बिल्कुल ठीक। अब सिंध, पूरा सिंध 25% कराची कर रहा है, 5% सिंध कर रहा है, और सिंध की पॉपुलेशन जो है वो हम कहते हैं कि 3 करोड़ से ऊपर है।
इंक्लूडिंग कराची, एक्सक्लूडिंग कराची पूरे सिंध तो की। मतलब ये है कि आपने कराची की जो 2 करोड़ की पॉपुलेशन आपने दिखाई हुई है, सबसे पहले तो उसको करेक्ट करें और वो 4-4.5 करोड़ हो, ताकि जो है रूरल सिंध की सीटें सारी कराची में डिस्ट्रीब्यूट हों। आज कराची की सीटों की तादाद कम है नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में। जब तक प्रोविंशियल असेंबली में कराची की सीटों की तादाद नहीं बढ़ती, सिंध हुकूमत 17 साल से हुकूमत कर रही है। सिंध हुकूमत ने जो है आपके सामने, कराची बद से बदतर होता चला गया। कराची में ना एक सड़क रोडेबल है, ना कोई गली रोडेबल है, सीवेज का निज़ाम जो है अबतर है, ना आपके जो है बड़े शहर डेवलप हुए। तो ये सबके सामने है कि जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है वो तमाम पूरी आवाम के, क्या अब तो पाकिस्तान के लोग भी सवाल करते हैं कि इतना पैसा मिलता है सिंध गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट ने किया क्या है। एग्जैक्टली, और सिंध में भी क्या किया, अंदरूनी सिंध क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुत्तहिदा कौम के सीनियर रहनुमाई। और ऑब्वियसली जो रिजर्वेशन हैं सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमत हो जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वो इन इशूज़ को अगर एड्रेस नहीं करेगी तो फिर तब्दीली कभी नहीं आ सकती। और अगर आपको तब्दीली लानी है तो आपको अवामी मसाइल को हल करना होगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।